हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाई शायर्स। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे फूड और अदर क्रॉप्स की डिमांड हमारे वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रही थी, तो वहाँ पे ना कैपिटल की ज़रूरत थी, पैसे। अब जो लार्ज प्लांटेशन ओनर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट वर्कर्स सीरियसली, जो लार्ज प्लांटेशन ओनर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, वो लोग तो लोन ले लिया करते थे बैंक से, मार्केट से, ठीक है। व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट्स? उन पीजेंट का क्या होता था? अगर उनको पैसे की नीड होती थी तो वो लोग लोन्स वगैरह कहाँ से लिया करते थे? नाउ कुछ इंडियन मेंबर्स थे जिन्होंने एज एन इंडियन बैंकर काम किया। कैसे? फॉर एग्जांपल शिकारीपुरी श्रॉफ, नट्टू कोटाई चेट्टियार्स। मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया है बिकॉज नेम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बट बस याद रख लो कि उस टाइम पे कुछ इंडियन लोग थे जिन्होंने एज ए बैंकर लोगों की हेल्प करी है। और ऐसा नहीं था कि इनका हेल्प करने का कोई बहुत बड़ा एजेंडा था, इनका खुद का प्रॉफिट होता था, इसीलिए एक सेकेंड, इसीलिए ये खुद भी हेल्प किया करते थे, अदरवाइज़ ये हेल्प नहीं करते, ठीक है। मुश्किल था, अगर इनका प्रॉफिट ना हो तो फिर वहाँ से हेल्प मिल पाना पीजेंट्स वगैरह को मुश्किल हुआ करता था। ये जो लोग थे, अभी जैसे मैंने 2 नाम बताया, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रख लो कि जो वो बैंकर्स थे वो उन ग्रुप्स में से हुआ करते थे, उन बैंकर्स और ट्रेडर्स के ग्रुप में से हुआ करते थे जो अपने फाइनेंस को एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब इस वाले, मेनली इस वाले रीजन की मैं बात करूँ तो अब सवाल ये उठता है कि ये लोग अपनी फंडिंग कहाँ से करते थे, ये लोग अपना अर्निंग कहाँ से करते थे। बेसिकली आज भी अगर आप किसी विलेज में चले जाओ, स्पेशली मैंने तो बहुत देख रखी है बिकॉज आई एम फ्रॉम विलेज, तो मैंने बहुत देख रखी है। यहाँ पे कोई किसी से पैसे लेता है, उसको इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है, फिर वो वही पैसे को सर्कुलेट कर देता है लोगों में। ऐसा पहले हुआ करता था, बट आज तो किसी को नीड है पैसे की, तो ऑब्वियसली बात है पैसा लेके अपना ही यूज़ करेगा, ठीक है। तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, इन लोगों ने, जो इंडियन बैंकर्स थे, उन्होंने किसी से अगर उनके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो उन्होंने अपना ही पैसा लगा दिया। शेयर मार्केट का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, तो अपना ही शेयर्स लगा दिए, अपने ही पैसे लगा दिए, फिर उसके बाद में उनको मिल रहा है और फिर वो लोगों में बांट रहे हैं अगर इनका प्रॉफिट हो रहा है तो। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था ट्रांसफ़र करने का मनी ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, ओके। जो इंडियन ट्रेडर्स और जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे, उन्होंने भी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करा अफ्रीका में। क्या हुआ था, अभी देखो यहाँ तक तो ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो गई, प्रॉब्लम तो खैर कुछ हुई नहीं, ये जो लालच होता है ना कि लालच बुरी बला है, पहले आप बैंकर बनने का काम कर रहे हो, उसके बाद आपका वहाँ से भी मन नहीं भरा तो आप कुछ और कर रहे हो। तो ये लोग क्या करते थे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, क्या नाम है इनका, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स, इन लोगों ने क्या किया स्पेशली, और बहुत सारे ऐसे भी कम्युनिटीज़ थी, ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं ट्रेडर्स की कम्युनिटी थी। ऐसे 1860 आते आते इन सारे जो ग्रुप्स थे, सारे जो कम्युनिटी थी, उन लोगों ने मिल करके अपने अलग अलग बिजनेसेस ओपन कर लिए। बिज़नेस कैसे? मान लो कोई आ रहा है कहीं पे टूरिस्ट प्लेस पे, उसको टूर करवाना, ठीक है, अपने मनी को पूरे वर्ल्ड वाइड में सर्कुलेट करना, कनेक्शंस बनाना, ठीक है, बाकी जितने भी पैसेंजर्स हैं उन सबको सेफ्टी के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये सारे काम इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए, ओके। अभी बात करेंगे इंडियन ट्रेड, कोलोनलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम के बारे में। देखो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ना, तो जो फाइन कॉटन प्रोड्यूस होता था इंडिया में, वो यूरोप को एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, ओके। यूरोप हमसे इम्पोर्ट करता था बेसिकली, जो फाइन कॉटन होता था वो। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ तो ब्रिटेन का जो कॉटन मैन्युफैक्चर का जो इंडस्ट्री था कॉटन का, वो एक्सपांड करने लगा। और इंडस्ट्रियलाइज्ड जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उन्होंने गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज़ करा कि जो इंडिया से कॉटन आ रहा है, आप उस पर उसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे ना उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। क्यों इन लोगों ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो इंडिया में जो कॉटन वगैरह बनती थी ना, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी की हुआ करती थी। जब वो ब्रिटेन में जाती थी तो ब्रिटेन के जो लोग थे वो हम इंडियंस की कॉटन्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे लेना, रेदर देन वो जो यहाँ वहाँ पे उनके ब्रिटेन में बन रही है वो, क्योंकि वो मशीन मेड गुड्स होते थे। और जो यहाँ का कॉटन होता था, ऑब्वियसली बात है मशीन से अगर आप कुछ बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है, कम टाइम में बनेगा, अच्छा बनेगा, बट जो यहाँ से जब वो एक्सपोर्ट होता था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत महंगा बिकता था। दिक्कत ये हो गई, तो इन लोगों ने बोला कि सारा पैसा तो उधर ही जा रहा है, हमारी इंडस्ट्री में तो कुछ आ ही नहीं रहा, हम भी तो कुछ बना रहे हैं ना। तो इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करा कि जो जो कॉटन का जो इम्पोर्ट हो रहा है हमारे कंट्री में इंडिया से, आप उस पर बैन लगाइए, ताकि हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है वो सेफ़ रहे, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। कर दिया गवर्नमेंट ने ऐसा। इन्होंने क्या करा, बैन तो नहीं करा, बट बहुत ही ह्यूज टैरिफ इम्पोज करने लगे उस पर, लाइक 100%, 200%, 300%, ऐसे कौन टैरिफ लगाता है?
कोई पागल होगा जैसे टैरिफ लगाएगा। कॉन्सिक्वेंटली आप देखोगे जो फाइन इंडियन कॉटन था वहाँ पे ब्रिटेन में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। आप देखो फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ओवरसीज़ मार्केट को सीख करना स्टार्ट कर दिया अपने क्लोथ्स के लिए। अगर आप देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है बस इतना समझो, यहाँ से जो वहाँ कॉटन जाता था उसके दाम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो इन लोगों ने बोला कि हम भी यहाँ पे बना रहे हैं, हमारा तो कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है और बेसिकली हमें हमारा ही प्रॉफिट करने की ज़रूरत है, हम दूसरे कंट्री का प्रॉफिट करवा के क्या करेंगे। तो आप हमारे लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो वहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है कॉटन आप उस पर बैन लगा दीजिए। इन्होंने टैरिफ लगा दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, 100-200% ऐसे। अब ना ये कंपटीशन टाइप का क्रिएट हो गया था। कंपटीशन तो खैर होगा ही नहीं, बिकॉज अगर आप टैरिफ वैरिफ लगा दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जो कॉटन टेक्सटाइल थी वहाँ पे वो डिक्लाइन हो गई। 1800 में ये 30% हमारा जो कॉटन का शेयर था वो वहाँ जाता था और आप देखोगे 1815 आते आते 15% हो गई थी। बाय द 1870s मतलब 1870 आते आते इसका जो प्रपोर्शन था वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया था, मतलब बिलो 3% हो गया था ये। क्यों ऐसा क्यों हुआ ये मैंने आपको अभी रीज़न बताया है। और आप देखोगे बिटवीन 1812 और 1871 ये वाला जो टाइम पीरियड था इसके बीच में जो रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट है, रॉ कॉटन यहाँ पे कहाँ से आया रुको मैं बताती हूँ। तो अभी से आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो कॉटन ये लोग कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे हैं और अभी ये लोग रॉ कॉटन को क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फाइन कॉटन था, यहाँ पे रॉ कॉटन है। क्यों? क्योंकि जैसे ये डिक्लाइन हुआ, ठीक है, जैसे ही बिलो 3% आया तब इंडियंस के लिए एक कंपटीशन खड़ी हो गई। कंपटीशन वो थी नहीं बेसिकली, क्योंकि अगर आप एक चीज़ सस्ती कर दो एक चीज़ महंगी कर दो तो उसके बीच में कोई कंपटीशन हो नहीं सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप महंगी वाली के पास जाओगे तो आपका ही लॉस होगा। लोग सस्ती वाली के पास जाते थे तो इस वजह से ब्रिटेन का ही फ़ायदा हो रहा था। तो इंडिया ने जब ये रियलाइज़ किया कि हमारा तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो जस्ट अ मिनट, 1812 है, ठीक है, ध्यान देना ये 1812 है, ओके। इंडिया ने ये रियलाइज़ करा कि जो कॉटन है हमारा तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है उससे, तो हम क्या करेंगे, जो कच्चा कपास है, कच्चा जो कॉटन है, रॉ कॉटन, हम उसकी एक्सपोर्ट को स्टार्ट करेंगे। बट आप देखोगे मतलब अब जैसे उसका एक्सपोर्ट बढ़ा, क्योंकि वो जो कॉटन ये लोग बना रहे थे फाइन कॉटन, उसका तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया था, बहुत कम हो गया था, बिलो 3%। तो इतना लॉस कौन सहेगा इतना काम करने के बाद भी, और इतना मेहनत भी लगता था, बिकॉज एट दैट टाइम यहाँ हमारे इधर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। तो 1812 से लेकर के 1871 वाला जो टाइम पीरियड था उसके बीच में जो रॉ कॉटन के एक्सपोर्ट हैं वो मतलब बूस्टअप हो गए और वो 5% से लेकर के 35% तक की अकेले ही हमारे इंडिया से रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होता था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। टॉकिंग अबाउट इंडिगो, आपने 3 कटिया सिस्टम के बारे में सुन रखा होगा। आई थिंक इसी चैप्टर के पहले नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको अच्छे से बताया है, अच्छे से तो नहीं बताया खैर, जितना बुक में लिखा उससे तो बहुत इलाबोरेटली बताया मैंने। अलग से वीडियो बनाने को मैंने बोला था, मैंने बना भी दिया है, सो आप उसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इंडिगो जो क्लोथ को डाई करने के काम आता था वो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट था। बहुत सारे बहुत हज़ारों सालों तक ये लोग यहाँ से इंडिगो लेके जाते थे अपना वहाँ पे क्लोथ को कलर वगैरह करने के लिए। इंडिगो यहाँ पे एक ब्लू रेबेलियन एक अलग सा टॉपिक है, क्लास 8th वाली एनसीईआरटी में हमने आपको पढ़ाया था। अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख के, और अगर उसमें नहीं होगा तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्लास 12th में होगा फिर ये, ठीक है। सो इंडिगो जो कपड़े कलर करने के लिए यूज़ में आते हैं, तो ब्रिटेन में इंडिगो के लिए फेवरेबल कंडीशन या फिर फेवरेबल आप जो बोल सकते हो टेम्परेचर वगैरह वो नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इंडिगो भी इसलिए वो इंडिगो यहाँ से मंगाते थे। बात करें अगर ओपियम की, ओपियम भी ये लोग ओपियम भी ये लोग हमसे लेते थे, हमसे लेने के बाद ये लोग चाइना को सेल करते थे। चाइना को मतलब हमसे ये लोग लेते थे। ओपियम की जो शिपमेंट्स थी वो यहाँ से चाइना भी जाती थी, जो कि 1820 में बहुत ज़्यादा जाने लगी, ठीक है। और 1820 में जो इंडिया था वो एक सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था ओपियम का। ब्रिटेन ने ओपियम को इंडिया में कल्टीवेट करवाया, मतलब ग्रू करवाया। उसके बाद से उसने वो चाइना को एक्सपोर्ट करा, ठीक है। और चाइना को एक्सपोर्ट करने के बाद वो अदर पार्ट्स ऑफ जो वर्ल्ड होते हैं ना वहाँ पे वो सेल कर रहा था अपनी प्रॉफिट के। मतलब कि चाइना को जब वो एक्सपोर्ट करवा रहा था तो उससे जो भी पैसा मिल रहा था उन सारे पैसों से वो अपने टी और जो दूसरे इंपोर्ट्स हैं ना चाइना में, जो चाइना से वहाँ जाते हैं वो वहाँ यूज़ हो रहा था। मतलब उनका खुद का कोई पैसा नहीं लग रहा है, वो बस हमसे ये ओपियम वगैरह ले रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं, चाइना से जो पैसे मिल रहा है वो वही पैसे लगा करके अपने कंट्री में चाइना से कुछ इम्पोर्ट करवा रहे हैं। अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। ओवर द 19th सेंचुरी आप देखोगे जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे
वो एक लिमिट से ज़्यादा इंडियन मार्केट में उनका भी फ्लरिश हुआ। वो खुद भी, उनके जो ट्रेड वगैरह थे, सॉरी जो मार्केट्स वगैरह थी, जो भी वो गुड्स वगैरह बना रहे थे, उनके सामान भी इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए। फूड ग्रेन्स की बात कर लो, रॉ मटेरियल की बात कर लो, वो इंडिया से ब्रिटेन तक जाता था, फिर ब्रिटेन से बाकी सारे वर्ल्ड में इंक्रीज़ होता था जा करके। यही काम करते थे कि जो कुछ भी लेना है इनको, ये इंडिया से लेंगे, इंडिया से लेने के बाद में ये दूसरे कंट्री को जाकर के ये एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब इंडिया से ये एक्सपोर्ट करवाएंगे दूसरे कंट्री में। और ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो होगा नहीं कि अगर 1 किलो, नॉट 1 किलो, लाइक 100 किलो अगर कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना कि ये उसी दाम पे करवाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अपने प्रॉफिट के लिए डबल उसका कॉस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब वो यहाँ से एक्सपोर्ट करवाते थे, जो उससे पैसा मिलता था उनको, किसी भी, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली चाइना, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट चाइना, ये किसी भी कंट्री में, लाइक अदर कंट्री आप समझ लो, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी हो गया, कोई सा भी कंट्री, मैं बस कंट्रीज़ के नाम बता रही हूँ। यहाँ पे चाइना लिखा है स्पेशली, तो आपको चाइना ही पढ़ना है, ओके। तो अमेरिका भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे, बिकॉज चाइना इसलिए लिखना नहीं पेपर में अमेरिका वगैरह, चाइना इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि मैंने बताया, इंडिया और चाइना वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी पूरे वर्ल्ड की, ओके। सो इसलिए मैं यहाँ पे चाइना का एग्जांपल दे रही हूँ। और चाइना के साथ ही नहीं, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने ऐसा काम करा है, बस उसी पैसे से अपना भी इंपोर्ट करवाने का काम किया। तो आप देखोगे ना, यहाँ पे एक मल्टीलेटरल सेटलमेंट वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। मतलब अगर आप किसी कंट्री के साथ कुछ इंपोर्ट करवा रहे हो, किसी कंट्री का कुछ सामान अपने कंट्री में इंपोर्ट करवा रहे हो और आप डेफिसिट में चल रहे हो, तो आप दूसरी कंट्री से उसका बेनिफिट उठा सकते हो। कहने का ये मतलब है मेरा कि मान लो इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करवाया चाइना में, ठीक है, या फिर किसी भी कंट्री में, डबल रेट पे करवाया, जो प्रॉफिट हुआ ब्रिटिशर्स ने लिया, फिर वही उसी प्रॉफिट से ब्रिटिशर्स ने जिस कंट्री में वो एक्सपोर्ट करवाया है इंडिया से, उस कंट्री से अपने ब्रिटेन में ये लोग कुछ इंपोर्ट करवाएंगे। इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल सिस्टम। कि अगर आप मतलब अपनी कंट्री को हमेशा ही प्रॉफिट में रख रहे हो, आप अपनी कंट्री का डेफिसिट दूसरे कंट्री के सरप्लस से आप उठा रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री के साथ डेफिसिट में चल रहे हो, प्रॉब्लम हो गई है कुछ, आप नहीं चाह रहे हो कि आपका पैसा वैसा लगे, ऑब्वियसली बात है, चाहना ना चाहना यहाँ पे बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ये राइट वर्ड नहीं है। ये अपना पैसा लगाते नहीं थे, बस इन सबों को बस लेना था हम लोगों से और बाकी के अदर कंट्री से, जो इन लोगों ने किया बेसिकली अच्छे से किया, बखूबी किया, ठीक है। और आप एक कॉन्सेप्ट समझोगे यहाँ पे, होम चार्जेस। ना टॉकिंग अबाउट होम चार्जेस, होम चार्जेस का मतलब जो इंडिया में ब्रिटेन के ऑफिशियल्स थे, या फिर जिसको भी इंडिया में वो पेमेंट्स वगैरह देना होता था, सैलरी वगैरह देनी होती थी, तो वो ऐसा नहीं था कि वो पैसा लंदन से आ रहा है, या फिर ब्रिटेन से आ रहा है, फिर कहीं और से आ रहा है, नहीं। वो जो इंडियन से वो लोग रेवेन्यू लिए हैं, वो वहीं का पैसा होता था। मतलब इंडिया का पैसा घूम फिर के इंडिया के पीजेंट्स के पास ही जा रहा है, वो भी उतना नहीं जा रहा है। अगर इंडिया के पीजेंट्स या फिर ऑल ओवर इंडिया मान लो, अगर उनको टैक्स पे कर रही है, नियरली आप समझ लो 90%, मान के चलो, एक एस्टिमेट है 90% अगर टैक्स पे कर रही है, उसका 20% इंडिया के मेंबर्स के पास जाएगा। वो भी क्यों जाएगा, अगर कोई मेंबर वहाँ पे इंडल्ज होगा किसी काम वाम में, तो अदरवाइज़ नहीं। और बाकी का जो बचा कुचा परसेंट है, वो अपने ब्रिटेन के जो ऑफिशियल्स थे, जो इंडिया में काम कर रहे थे, उनको भी तो ऑब्वियसली बात है ना, सैलरी तो देनी पड़ती थी। अगर आप रिटायर हो गए हो, तो रिटायर होने के बाद भी आपको सैलरी मिलेगी, तो वो कहाँ से आता था, वो इंडियन रेवेन्यू से आता था, ओके। सो इसको आप बोलोगे कि जो ब्रिटेन का जो ये ट्रेड सरप्लस है इंडिया में, वो हमेशा से ही हेल्प करा है ब्रिटेन के डेफिसिट को बैलेंस करने में, ठीक है। इंडिया में जो कुछ भी हो रहा था, उसकी वजह से अल्टीमेटली बेनिफिट किसको हो रहा था, ब्रिटेन को हो रहा था। चाहे वो होम चार्जेस के कॉन्सेप्ट में समझो, या फिर आप डेफिसिट वाले कॉन्सेप्ट में समझो, इंडिया हमेशा ही एक क्रूशियल रोल प्ले करा इन द लेट 19th सेंचुरी। उस टाइम का जो वर्ल्ड इकोनॉमी था उसमें, अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है, फिर आप खुद भी बना के लिख सकते हो कि लेट 19th सेंचुरी में इंडिया कैसे एक क्रूशियल रोल प्ले करा है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। आप यहाँ से ये क्वेश्चन लिख सकते हो, बना भी सकते हो इसका आंसर, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। द इंटर वॉर इकोनॉमी, आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, 1914 टू 1918, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, क्लास 10th में तो ये बोल ही जा रही हूँ फर्स्ट वाले वीडियो से। लेकिन जो ये वॉर हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना लंबा वॉर चलेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो पूरे दुनिया भर में सभी ने फील करा था, ठीक है। इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम अभी पढ़ रहे हैं इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में। अभी हम जानेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके क्या रिपरकशन हुए थे। इस वाले पीरियड के टाइम, ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो वर्ल्ड था, पूरी दुनिया ने एक्सपीरियंस करा था, जो वाइड स्प्रेड जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, वो पूरे दुनिया भर ने उसको फील करा था, उसको एक्सपीरियंस करा था। वॉर टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे, देखो
अब आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हमेशा से सुना होगा कि ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, ये रीज़न है, वो रीज़न है, इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। क्योंकि ये चैप्टर एक अलग वे से डील कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब इधर थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से नज़र डालते हैं कि ऐसा रीज़न क्या था, ठीक है, कौन जीता कौन हारा, उसके एक रीज़न थे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सॉलिड रीज़न मिलेगा बहुत। तो आप इसको देखना। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो दो पावर ब्लॉक्स के बीच में हुआ था। एक तरफ अलाइड पावर्स थे, एक तरफ बाकी के जो पावर्स थे वो एक्सिस पावर्स थे, ठीक है। अलाइज में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, बाद में यूएस ने भी ज्वाइन कर लिया। अपोजिट में कौन था जो सेंट्रल पावर थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमान टर्की। ओके, मैं बता रही हूँ, इतना बताने की ज़रूरत है नहीं, मतलब फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करवा दे रही हूँ। बाद में अब देखो कि ओटोमान टर्की हार गया था और जो कैलिफेट का जो पोजीशन था वो मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क ने अबॉलिश कर दिया था, बट वो एक अलग टॉपिक है, इतना इसमें डिटेल में नहीं जाना है वरना ये वर्ल्ड वॉर 1 ही स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जब वॉर बिगिन हुआ ना अगस्त 1914 में, किसी ने सोचा नहीं था कि ये अगस्त इतना 4 साल आगे बढ़ जाएगा। ये सबको ये लगा था कि हाँ ठीक है, अगस्त में स्टार्ट हुआ है, दिसंबर 25 मतलब क्रिसमस आते आते ये वॉर ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। ये वॉर 4 साल तक रहा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह कोई दूसरा वॉर नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो वॉर हुआ था ना, उसमें लीडिंग इंडस्ट्रीज़, जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन है वो इसमें इन्वॉल्व थे। ब्रिटेन, उसकी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी देखी है, अभी तक मैं यही बताते आ रही हूँ, ब्रिटेन वो सबको लूट टूट कर अपना कैसे एक्सपांड करा था, अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो जितने भी ये इंडस्ट्रियल नेशन है वो इसमें इंडल्ज थे और जितने वो अपोजिट साइड पे थे उधर उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एक ये भी रीज़न था कि जो अलाइड पावर थे वो हार गए। और आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कंसिडर कर सकते हो। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, क्योंकि इसमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा वो सारे बहुत ही मैसिव स्केल पे यूज़ हुए थे और जिसकी वजह से 9 मिलियन लोगों की डेथ भी हो गई थी, कम से कम 20 मिलियन लोग इंजर्ड भी हो गए थे। अब अगर आपको इस बेसिस पे कोई मैसिव वॉर डिस्ट्रक्शन करना है तो आपको जाहिर सी बात है आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो मशीन गन्स होती हैं उसकी हमेशा से ही नीड पड़ेगी। बहुत सारे जो मेन थे जो वर्किंग एज के थे, अभी मतलब जो यंग के थे, मैंने बताया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ था, तो जो बहुत सारे मेन थे उनकी भी डेथ हो गई। अभी उनकी कोई एज रही नहीं थी, उनके सामने उनकी पूरी लाइफ पड़ी हुई थी, बट उसके बाद भी वो लोग वहाँ गए और उसमें उनकी डेथ हो गई। और वो डेथ और इंजरीज़ जितने भी, मान लो जिसको इंजरीज हुई है तो किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे, मतलब ऐसी चीज़ें हुई थी। ओके, और जिस फैमिली में बहुत कम लोग हुआ करते थे, जहाँ पे मान लो कोई बहुत कम लोग हैं किसी फैमिली में, वहाँ पे एक ही बंदा अर्न कर रहा है, आप उसको भी वॉर में भेज दोगे तो ऐसी फैमिली पे भी एक इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे अगर वही मर गया उसके बाद में हाउस होल्ड की जो जितने भी इनकम्स हैं वो डिक्लाइन हो गई थी वॉर के बाद में। आप वॉर के टाइम पे समझो जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको रीस्ट्रक्चर करा गया। क्यों? उनको ये कहा गया कि जो भी वॉर रिलेटेड गुड्स हैं आप वो हमारे लिए बनाइए। जो इंडस्ट्रीज़ को इन लोगों ने रीस्ट्रक्चर करा, अभी जितने मेन थे उनकी तो जानें चली गई थी, वो तो उनकी तो डेथ हो ही गई थी। अब ये लोग जो जितनी एंटायर सोसाइटी है ना, नॉट टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, ये जो ब्रिटेन वाले हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो काम अब मैन किया करते थे बैटल में, अब वही ये लोग काम ना वेमेन से भी एक्सपेक्ट करने लगे कि अब ये भी मतलब हमारे लिए कुछ करे। ऐसा नहीं कि जाके वॉर में ही लड़ लें, बट हाँ कुछ एक्सपेक्टेशन थी इनको, बिकॉज जो मेन थे वो बहुत ही लार्ज नंबर में उनकी डेथ हो रही थी। तो अभी ये समझ में आया इंडस्ट्रियल वॉर आप इसको क्यों बोलोगे। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। इकोनॉमिक जो लिंक थी ना बिटवीन कुछ लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर जो अभी लड़ रहे थे, ठीक है। अगर बात करें हम ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन ने उस टाइम पे इतना ज़्यादा लोन ले रखा था कि वो एक टाइम पे लोन लोगों को दिया करता था, वो अभी बहुत बड़ा, मतलब अभी यूएस एक टाइम पे डेप्टर हुआ करता था, अभी यूएस बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल क्रेडिटर हो गया था। ओके, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की हालत उस टाइम पे बहुत ख़राब थी और ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था यूएस से। बट अभी बात करेंगे कि यूएस में भी ग्रेट डिप्रेशन कैसे आया, तो यूएस ने कैसे ये लोन दिया, उसके ऐसे क्या हालात हो गए कि वो एकदम एक लिमिट से ज़्यादा अमीर हो गया कि वो वर्ल्ड वॉर में अपने लोन्स वगैरह दिए जा रहा है। ओके, अभी बात करेंगे पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में। देखो, इतना बड़ा वॉर लड़ने के बाद में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत इन द सेंस कि
इतनी जल्दी कोई रिकवर नहीं कर पाता है। अगर आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप कहीं और किसी और कंट्री को आप कॉलोनाइज़ करे हो, तो इतनी जल्दी आप रिकवर नहीं हो पाओगे, बिकॉज वो आपकी कंट्री नहीं है जिसको आपने कॉलोनाइज़ करा है। आपने अभी अगर आप इंडिया के केस में समझो तो स्पेक्ट्रम वाली सीरीज़ देखना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला जो वीडियो है आप उसको देख लेना, या फिर मैंने ही बनाया होगा, आई थिंक क्लास 8 या फिर क्लास 12 में बना दूँगी एकदम डिटेल में इस पर एक वीडियो, ठीक है, कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आप इसको इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकते हो। एक तो ये भी रीज़न है कि बहुत नुकसान हो गया था, बहुत लोग मर गए थे, बहुत सारा सा लॉस हो गया था, इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे। बाकी अदर भी रीजंस हैं इसके कि आप इतनी जल्दी क्यों रिकवर नहीं कर सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रिटेन एक टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा मैसिव स्केल पे डिस्ट्रक्टिव था। हाँ ऑब्वियसली बात है, इसको इसके लिए तो यही वर्ड सही हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करा है सबको। बट जोक्स अपार्ट, ब्रिटेन एक टाइम पे जितने भी एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा था, एक प्री वॉर पीरियड में एक अच्छा खासा कंट्री बन के उभर रहा था। नॉट कंट्री बट हाँ, जो भी बोलना आप उसको बोलो। आज वो प्रेजेंट टाइम में, नॉट प्रेजेंट टाइम में, मैं उसी टाइम की बात बता रही हूँ, वर्ल्ड वॉर के बाद में वो वहाँ पे क्राइसिस आ गई। क्राइसिस क्यों? अभी इतना रीज़न मैंने बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके रिप्रिकॉशंस की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन सब के वजह से। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्रिटेन वॉरफेयर कर रहा था, वॉर वगैरह लड़ रहा था, इंडस्ट्रीज उस टाइम पे इंडिया और जापान में डेवलप हो रही थी। आप देखोगे ब्रिटेन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गया, उससे पहले जो सिचुएशन ब्रिटेन के ऑफिशियल्स की इंडिया में थी वो वॉर के बाद में नहीं रही। इसके भी बहुत रीजंस हैं। तो मैं कह रही हूँ, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है मॉडर्न वाली, तो वर्ल्ड वाली कुछ समझ में नहीं आएगी। और अगर सच में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसको जस्ट जो कहानी बता रहे हैं उसको सुनते जाओ। बीच में इतने रीजंस हैं कि क्यों ब्रिटेन की सिचुएशन इंडिया में वहाँ पर आके ख़राब हो गई वॉर के बाद में। इसके अपने रीज़न है, क्योंकि पहले ब्रिटेन एक लिमिट से ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी ऑब्वियसली बात है वो पावरफुल था, बट उसकी वो कंडीशन नहीं रही थी जो पहले थी इंडियन मार्केट में, ठीक है। जापान भी अब उभर ही रहा था, मतलब उसको कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे। मोर ओवर आप देखोगे जो फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर है, ब्रिटेन ने जो बोरो कर रखा था बहुत ज़्यादा यूएस से, इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन एक लिमिट से ज़्यादा एक्सटर्नल डेप्थ में फंस चुका था। इस वॉर से इकोनॉमिक बूम भी हुआ, किसका अभी मैं बताती हूँ कैसे। जब लोन वोन ले रखा था कुछ टाइम तक तो उनकी कंडीशन ठीक हुई, ठीक है। एक एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी हुए और इकोनॉमिक बूम भी हुआ। देखो एग्रीकल्चरल क्राइसिस क्यों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रिटेन को एक टाइम पे लग रहा था कि वो फूड को इम्पोर्ट करवाना ज़्यादा सस्ता है। व्हेन इट कम्स टू आप फूड को अपने ब्रिटेन में उगा रहे हो, तब उनको वो ज़्यादा सस्ता लग रहा था कि हम किसी बाहर के जो कंट्री है इंडिया वगैरह, हम उससे फूड मंगा लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने खेती करना बंद कर दी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद में इन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। अचानक से इतने सालों के बाद एग्रीकल्चर तो इन लोगों ने स्टार्ट किया। सो सडनली व्हाट हैपन कि बहुत सारे से ऐसे कल्टिवेटर्स थे, बहुत सारे से पीजेंट्स थे, वो सारे के सारे लगभग मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उस टाइम पे यूरोप के, स्पेशली ब्रिटेन के, वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज हो गए, ठीक है। इसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा लोग उसमें इंडल्ज हो गए तो प्राइसेस अपने आप ही कम होने लगे। तो इन लोगों को ये लगा था कि हम खेती बाड़ी करके चाइना की तरह अपना काम कर सकते हैं, जैसे चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। बट ऐसा चाइना ने तो ठीक करा ना, देखो चाइना ने जो करा वो करा, और अगर वहाँ पे भी डेमोक्रेसी होती तो उतना कुछ नहीं हो पाता। अब वो एक अलग बात है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन वालों को भी लगा कि हम फूड का जो इम्पोर्ट हम वो बंद करवाएंगे, हम खुद का सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे फूड में। बट वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि सारे के सारे लोग जाकर के उसी में इंडल्ज हो गए, एग्रीकल्चर में ही, ठीक है। और उसकी वजह से जो प्राइसेस थे वो अचानक से लो हुए, मार्केट वगैरह सबके सब कोलैप्स हो गए। और जैसे ही वॉर के टाइम पीरियड में ये इनका जो सप्लाई था वो डिसरप्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि यूरोप उसके बाद वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था ना, वो एक बहुत ही मेजर सप्लायर था वीट का पूरे वर्ल्ड मार्केट में। और उसी का जो वीट था यूरोप का, जो ईस्टर्न यूरोप का जो वीट था, गेहूँ, वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। तो जैसे ही ये सप्लाई डिसरप्ट होगा वॉर के टाइम पीरियड पे, ड्यूरिंग द वॉर, तो वीट का प्रोडक्शन होगा कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये एक्सपेंड कर जाएगा अचानक से। बट एक बार जब वॉर ओवर हो जाएगा तो जो फिर से ईस्टर्न यूरोप का जो प्रोडक्शन है वो ये लोग रिवाइव करेंगे, और ऑब्वियसली बात है कुछ तो करेंगे ही। और जैसे मैंने अभी बताया, रिवाइव जब इन लोगों ने वॉर के बाद करा तो अचानक से जितने भी पीजेंट थे सब उधर ही अट्रैक्ट हो गए एग्रीकल्चरल फील्ड में। एग्रीकल्चर में जो रूरल इनकम है वो डिक्लाइन हो गई। प्राइसेस जब गिर जाएंगे तो जो रूरल इनकम है वो तो डिक्लाइन होंगी ना। फार्मर्स जो हैं वो तो कर्ज में डूबेंगे ही, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वही तो काम करेंगे। अब अगर आप उनसे ही चीज़ें ले करके उन्हें
कम पैसे दोगे तो वो क्यों करेंगे आपका काम। और अगर आप टैक्सेस भी लगा रहे हो उसके ऊपर से तो वो आपका काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ऊपर से उन पर जो डेप्थ है वो आते जाएगा, बिकॉज आप टैक्स लगा रहे हो वो अलग। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप खेती वगैरह कर रहे हो उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। पहले तो लेबर लगता है, कैपिटल वहाँ पे भी लगता है। अगर आप नहीं दोगे तो वो किसी और से लेके अपना खेती बाड़ी करेंगे, उसके बाद आप उनको उतनी इनकम भी नहीं दोगे तो जो किसान है वो तो कर्ज में डूबते चले जाएंगे। ऐसा हुआ था। अच्छा, ये वर्कर्स का क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, मैंने ये बता रखा है बहुत पहले। अगर आप वीडियो को हमारे फॉलो करते हो, स्पेशली मेरे वाले वीडियो को अगर फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इकोनॉमिक बूम भी आया था, एक टाइम पे इकोनॉमिक बूस्टअप भी हो गई थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वॉर के बाद क्या हुआ, मैंने बोल रही हूँ वॉर के टाइम पे क्या हुआ और किसकी इकोनॉमी बिल्ड हुई। कुछ वर्कर्स थे, ठीक है, वहाँ के इंडिया के कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और इंडिया की इंडस्ट्रीज़ भी थी। तो ब्रिटेन में जिस भी चीज़ की नीड होती थी, फॉर एग्जांपल अगर आर्मी यहाँ की लड़ रही है, आर्मी क्या था उनका, हमारे पीजेंट थे यूनिफॉर्म में, तो कोई भी लड़ रहा है तो उनके लिए ऑब्वियसली बात है खाना माना जाएगा, वेपन्स जाएंगे। जो मान लो कोई किसी के पास शूज़ वूज़ नहीं है तो वो लेदर वाली शूज़ जाएगी। तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो एक टाइम पे उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जैसे ही वॉर ख़त्म होता है वो वापस से जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टूट जाता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इंडिया में वो इंक्रीज़ हो जाता है। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट जो होती है वो वॉर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट है ना, ये कौन सी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट तो खैर नहीं है ये, बट जो भी है जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों ने अपनी लोगों की जो जॉब छूट गई थी, समझो उस वजह से उन लोगों का लिवलीहुड तो अफेक्ट हुआ ही। और ऐसे समझो कि 1921 में हर घर में, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर घर में हर बंदा काम करता ही करता हो, अगर 5 है ना, 5 में से 1 लोग काम कर रहे थे उस पूरे एरिया में से। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, एनजाइटी बढ़ रही थी, अनसर्टेनिटी हो रही थी अबाउट वर्क। और पोस्ट वॉर सिनेरियो का जो ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग पार्ट था, आप कह सकते हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बारे में। हमने कहा था ना कि यूएस लोन वोन दे रहा है, तो अभी ये यूएस किस बेसिस पे लोन दे रहा है, क्या हो रखा था यूएस में, यूएस इतना अमीर कैसे हो गया, तो हम ये नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल गाइज, गिव अ बिट। जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया गया व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, एग्ज़ाम का लेवल हाई होते जा रहा है और हम आपको ये गारंटी दिला रहे हैं। अगर आपने सर की बात मानी तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी ईजी तो नहीं है बट कर सकते हो, इसलिए बोल रही हूँ सर को कांटेक्ट कर लो। बिकॉज वाइश IAS के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90+ स्कोर करा है 2023 के प्रीलिम्स में, जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक भी किसी की काम नहीं आया। आप सर को इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो, बट क्योंकि कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, ना ही टीचर्स के ना ही स्टूडेंट्स के, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है यहाँ पे, तो आप सर को यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।